ठीक है, खुद ही उजर से करे बड़ी तो चिनाई सर क्या करे काला से नहीं चिनाएगा क्या सुना चिनाई डूब जाएगी डूब जाएगी। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत देखिए ध्यान से। लेसन का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस लेसन से 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब हाँ इस लेसन से 6 नंबर का होगा। और इस लेसन में जो सबसे पहला टॉपिक हमको समझना है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक वैज्ञानिक है, गलत लिखे हैं, सही है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझिए, प्लांक ने क्या बताया। देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश के बारे में बहुत सारा अध्ययन हुआ, बहुत सारा रिसर्च हुआ। तो प्रकाश के बारे में जब बहुत सारा रिसर्च हुआ तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य दिए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, बात सही था, प्रकाश में तो ऊर्जा होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश तरंग है, ये भी बात सही है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा प्रकाश क्या है, तरंग है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये कहने वाले न्यूटन थे। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। बाद में जब और इस पर गहन अध्ययन हुआ और रिसर्च हुआ तो पता चला कि प्रकाश में तो ये सब होता है, प्रकाश में ऊर्जा भी निहित है, प्रकाश तरंग जैसा भी व्यवहार करता है, और प्रकाश में सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। और जब तरंग के बारे में प्रकाश का जब और अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस तरह का तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग समझते हैं। देखिए तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है ना, तो माध्यम नहीं चाहिए, ये बिना माध्यम का गति करता है। जैसे सूर्य से प्रकाश किरण चलती है ना और पृथ्वी पर पहुंचती हैं, बीच में निर्वात भी तो है। तो अगर बाकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ दे तो और तरंगे इसमें गति नहीं कर पाएंगी। इधर से आप तरंगों को भेजेंगे ना, इसमें आर पार निकल नहीं पाएगा, इसमें गति नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इधर क्या है, निर्वात है। लेकिन प्रकाश को भेजते हैं ना तो प्रकाश इसमें से आर पार हो जाता है, मतलब कि वो निर्वात में भी क्या करता है, गति करता है। तो जो तरंग निर्वात में गति करता है वही क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये तो पता चल गया विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था प्लांक। प्लांक ने कहा कि जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो कैसे चलता है, तो जो प्रकाश में का ऊर्जा है, प्रकाश में का ऊर्जा, वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडल के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। माने प्लांक के अनुसार प्रकाश कैसे चलता है, ऊर्जा के छोटे 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 बंडल के रूप में चलता है। इन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन, या इनको हम क्वांटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा, या इनको बोलते हैं ऊर्जा पैकेट। 3 नाम से जाना जाता है, हम लोग सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं, फोटोन का। तो ऊर्जा किस रूप में चलता है, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार ऊर्जा नहीं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन छोटे छोटे पैकेटों को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, या ऊर्जा पैकेट बोलते हैं। और इन पैकेटों में क्या होता है, ऊर्जा होता है। अच्छा, इन पैकेटों की एक विशेषता होती है,
कि ये पैकेट जहां किसी से टकराते हैं, जहां किसी से टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसको दे देते हैं जिससे ही टकराते हैं। मतलब ऊर्जा का पैकेट अगर हमारे हाथ से टकराया तो ऊर्जा का पैकेट का अस्तित्व खत्म, और वो ऊर्जा किसको दे देगा? हमारे हाथ को दे देगा। माने सामान्य भाषा में कहें तो पैकेट टकरा के फूट जाता है और फूटने के बाद उसका ऊर्जा छिटा जाता है। कहां पर? जिस सरफेस पर फूटेगा ना उसी पर छिटा जाएगा। अब कपड़ा जो है धो करके और डाल दिए धूप में सूखने के लिए, तमाम फोटान उस पर गिर रहा है, लगातार फोटान गिर रहा है, फूट रहा है, ऊर्जा छिटा जा रहा है। किस पर? कपड़े पर। और कपड़े पर जब ऊर्जा छिटाएगा तो कपड़े का जो है तापमान बढ़ेगा और वहां से पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। किस चीज को समझने के लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के लिए, जो कि हम लोग का लेसन है। तो लिखा जाता है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं या ऊर्जा के पैकेट कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये तरंग है, इसकी कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होगी। समझ रहे हैं? तरंग है तो कुछ ना कुछ क्या होगा? आवृत्ति होगा। अब प्लांक ने बताया कि इस पैकेट की जो ऊर्जा है E, वो समानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके आवृत्ति के? प्रकाश के आवृत्ति के। प्रकाश में ऊर्जा का बंडल है, तो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है कौन? ऊर्जा। किसका ऊर्जा? फोटॉन का ऊर्जा। मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, समझ रहे हैं इसे, और प्रकाश में छोटे छोटे क्या है? ऊर्जा के बंडल हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं। अब ये इन बंडलों की मतलब फोटॉन की जो ऊर्जा है E, वो किसके समानुपाती होता है? तो जो प्रकाश जा रहा है ना, इसकी तीव्रता आवृत्ति के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के। तो आवृत्ति को हम दिखाते हैं न्यू से। किसे दिखा दिए? न्यू से। तो E, अच्छा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आ जाएगा। नियतांक आता है H। न्यू H क्या है? नियतांक है। इसका हाँ, H को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? प्लांक नियतांक। अब प्लांक ने मान लो इतना मेहनत किया तो नाम तो उसी पर रखाएगा, प्लांक नियतांक। तो हम कह सकते हैं कि एक फोटॉन की जो ऊर्जा है वो कितना होता है? H न्यू। एक फोटॉन की ऊर्जा कितना होता है? H न्यू। कोई समस्या इसमें? तो फोटॉन समझिए ना क्या है? फोटॉन क्या है? ऊर्जा का बंडल। ऊर्जा का बंडल। बंडल कहीं गिरेगा, फूट जाएगा, और सारा ऊर्जा कौन ले लेगा? जिस पे गिरेगा ना वो सब ऊर्जा ले लेगा, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तो प्रकाश सोचो चलता है तो कितना सारा बंडल आता होगा। सब बंडल आता है, फूट जाता है, हम लोग उष्मा ले लेते हैं। लिख लिया जाए इसको। हाँ, इस समय ऊर्जा का बंडल गिर नहीं रहा है ऊपर से। इस समय उसमें निकाल दिए, खत्म गया है, आधा भरा है। कोई बात नहीं। चलिए लिखिए। हो गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सभी लोग धातु के बारे में जानते हैं। धातु, धातु की विशेषता क्या होती है? विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन क्यों करता है? उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कि धातु के पास क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। प्रयोगों में यह देखा गया कि जब इस धातु पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों को भेजा जा रहा है, किस तरह की किरणों को? पराबैंगनी, पराबैंगनी प्रकाश किरणों को भेजा जा रहा है, तो अभी हमने बताया कि इन प्रकाश किरणों में फोटॉन होगा, और फोटॉन के पास ऊर्जा कितना होता है? इसमें सब में फोटॉन होगा ना, इसमें
और ये फोटान जब धातु से टकराएंगे तो फोटान फूट जाएंगे, और फूट करके ये ऊर्जा कौन ले लेगा? धातु ले लेगा। और धातु का ऊर्जा कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। धातु का ऊर्जा कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब पराबैंगनी किरणों को धातु पर गिराया जाता है, आपतित कराया जाता है, तो इस धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देते हैं। तो धातुओं पर जब पराबैंगनी प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती हैं तो धातुओं के पृष्ठ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब ये क्यों होता है, इस पर तो काफी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ। लास्ट में आइंस्टीन ने समझा दिया बढ़िया से कि क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और उन्होंने समझाया था तो उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस घटना को समझाने के लिए क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले घटना को समझिए, फिर इसका निरीक्षण किया जाएगा क्यों हो रहा है ये। तो जब पराबैंगनी प्रकाश किरणों को धातु के पृष्ठ पर गिराया जाता है, धातु पर आपतित कराया जाता है, तो यह धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। तो इसी घटना को, मतलब कि प्रकाश गिराने के बाद इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन हो रहा है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसके बंडल टकरा रहे होंगे, फूट रहे होंगे, ऊर्जा अवशोषित किया जा रहा होगा किसके द्वारा? धातु के द्वारा। और धातु के द्वारा अवशोषित इन ऊर्जाओं से इलेक्ट्रॉन कहां निकल रहे हैं? बाहर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि खूब कम प्रकाश गिराए अब तभी इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक लिमिट मात्रा से कम ऊर्जा मिलेगा ना, तो नहीं निकलेगा। इसको निकालना होगा तो एक लिमिट से अगर कम ऊर्जा दे दिया गया तो नहीं निकलेगा। इसको एक लिमिट से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब कि बहुत कम ऊर्जा देंगे तो नहीं निकलेगा। तो जब किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, नहीं निकलेगा। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं उसको? कार्यफलन। और कार्यफलन को दिखाते हैं फाई से। ये वास्तव में W है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये वास्तव में ऊर्जा है। तो दो चीज यहां समझे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब पराबैंगनी किरणों को धातु के सतह पर आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन यह घटना हमेशा नहीं होता है, ऊर्जा के एक विशेष मान पर होता है। उस विशेष मान से नीचे ऊर्जा देंगे, माने कम देंगे, तो यह घटना नहीं होगा। तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जो है संपन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्यफलन। मतलब कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्याप्त होता है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नाम से नहीं लग रहा है कि ऊर्जा है, कहां नाम से लग रहा है? कार्यफलन क्या है? ऊर्जा है। और कौन सा ऊर्जा है? ये वह न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल के बाहर जाएगा। अच्छा, ज्यादा ऊर्जा देंगे तभी तो निकलेगा। कार्यफलन, मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 जूल ऊर्जा चाहिए, तो सोचो कि 90 जूल दे देंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन 102 जूल देंगे तब निकलेगा आराम से। 110 जूल देंगे तब वो निकलेगा, लेकिन 100 से कम करेंगे नहीं निकलेगा। तो 100 जूल इसका क्या है? कार्यफलन है। तो जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही क्या है? इसका कार्यफलन है। लिखा जाए, आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य। चुपचाप लिखो तुम लोग, देहली आवृत्ति तथा देहली तरंग दैर्घ्य। ये देखिए, इस तरह से मान लीजिए कि धातु का प्लेट हमारे पास है और इस पर पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। इस पर पराबैंगनी किरण आ रही है, इस पर पराबैंगनी किरण आएगा
तो धातु क्या करेगा, जो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो ऐसा नहीं कि प्रकाश गिरते गिरते तुरंत ऊर्जा का उत्सर्जन शुरू हो जाए। प्रकाश की ऊर्जा कुछ होना चाहिए। अगर कार्यफलन से कम ऊर्जा है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर ऊर्जा कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जिस समय प्रकाश इस पर आपतित होता है और इसकी जो ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा माने फोटॉन की ऊर्जा, वो कार्यफलन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेगा ना। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। इसका मतलब कि आवृत्ति भी कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जो फोटॉन की ऊर्जा है ना, जो फोटॉन की ऊर्जा है E = h ν, ये आवृत्ति ही तो है। अगर आवृत्ति कम हो जाएगा तो ऐसे ही E कम हो जाएगा। आवृत्ति कम हुआ तो E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि आवृत्ति को थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ताकि ऊर्जा को मतलब उतना ऊर्जा तो हो जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आराम से निकल जाए। तो न्यू कम होगा तो फोटॉन की ऊर्जा भी तो कम हो जाएगी, इसलिए न्यू को कम नहीं होना है। तो वह जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर धातु के पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति तो हो गया, लेकिन देहली आवृत्ति पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी तो होगा। तरंगदैर्घ्य समझते हैं ना, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगे जब ऐसे चलती है ना श्रृंग और गर्त के रूप में, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, यही ना होता है। तो जब प्रकाश तरंग है तो उसका कुछ ना कुछ आवृत्ति भी होगा और कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य भी होगा। तो देहली आवृत्ति के समय जो तरंगदैर्घ्य होगा उसको हम बोलेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। देहली आवृत्ति के समय प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसी को क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य। और देहली आवृत्ति क्या है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश आपतित होता है और इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हाँ, ज्यादा डालेंगे तो निकलेगा, लेकिन कम पर नहीं निकलेगा। लिखिए, न्यू नॉट है प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। और उसी समय जितना प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य। इसको हम दिखाते हैं किससे, लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। और ये जो प्रकाश है इसका वेग सभी लोग जानते हैं, प्रकाश का वेग क्या होता है, c। तो क्लास 9th के बुक में एक फार्मूला होता है v = n लैम्डा। v = v तरंग का वेग है, n उसकी आवृत्ति है, लैम्डा उसका तरंगदैर्घ्य है। तो तरंग के वेग का सूत्र होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। ये क्लास 9th के बुक में है, तुम लोगों को तो भूल गया होगा, कभी होता भी होगा ये। तो उस हिसाब से अगर हम फोटोन का वेग निकालना चाहें, फोटोन, उसमें फोटोन है ना, तो उसका वेग क्या होता है, वो तो प्रकाश के वेग c से चलता है, प्रकाश के साथ में चल रहा है, तो प्रकाश का वेग अलग थोड़ी होगा, c। आवृत्ति क्या है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट। तो यहां पर न्यू नॉट का जो फार्मूला निकलता है ना, हाँ, c/λ नॉट। तो नीचे लिख लेंगे न्यू नॉट = c/λ नॉट। उपयोगी सूत्र है, उपयोग किया जाएगा, सब उपयोगी है।
सब उपयोगी है, लिखो। हो गया। अच्छा बताइए, हम लोग ऊर्जा के लिए E इक्वल टू फार्मूला जानते हैं एच न्यू, फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर हम न्यू नॉट लिख देंगे तो ये तो वो ऊर्जा हो जाएगा ना जितना पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये वो ऊर्जा है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। इस ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन या तो फाई लिखिए, नहीं तो डब्ल्यू नॉट लिखा जाता है। फाई या डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये क्या है, कार्यफलन के लिए सूत्र है। तो नीचे रिमार्क लिख लेंगे। रिमार्क, कार्यफलन बराबर एच न्यू, जीरो लिखो, नॉट लिखो। रंजन तुम कंफ्यूजन नहीं पैदा करो, जीरो नॉट में नहीं, उतने को कहते हैं कार्यफलन बराबर है। देखो कुछ नहीं, ठंडा नहीं मारा, हमको ठंडा मार देगा। दही चूड़ा छोड़ो ना। हमको हीरो थोड़ी बने ठंडा मार देगा। तुम लोग दो लोग जितना मिला के पहने हो उतना हम अकेले पहने हैं, ठंडा कैसे मार देगा। कौन इसमें प्राणी है जो दो दो इनर पहना हो, फूल वाला? दो दो इनर, हम दो इनर पहने, दो इनर है, दो इनर है, एक टी शर्ट है, उसके बाद एक हाफ टी शर्ट है, मतलब इनर हाफ टी शर्ट, एक हाफ स्वेटर, एक फुल स्वेटर, तब ये है। सब धोता है। कौन धोना है? काय लिए घरवा है लोग, खाली खाएंगे बैठ के, कहीं जॉकी नहीं है। ये वाला बता रहे हैं जॉकी जैसा काम करता है, जॉकी नहीं है। चलिए देखिए, हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण प्रयोग। देखिए हर्ट्ज और लेनार्ड ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को समझने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या हो रहा है, पराबैंगनी प्रकाश किरण धातु की सतह पर आपतित हो रहा है और वहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। सही में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये कंफर्म करने के लिए प्रयोग किया गया था। मान लो इलेक्ट्रॉन निकलता कुछ देख तो नहीं रहा है, तो आखिर कुछ गुण धर्म होने चाहिए ना, कुछ लक्षण तो होने चाहिए कि आखिर हम कैसे जान ले कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। अच्छा, इसके पहले लेनार्ड ने, इसी वैज्ञानिक ने, एक और वैज्ञानिक थे हालवाक्स। हालवाक्स के साथ उन्होंने एक प्रयोग किया था। हालवाक्स ही है शायद, हाँ हालवाक्स हैं। हालवाक्स नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रयोग किया था। हम लोग इसके बाद उनका प्रयोग देखेंगे। अब इसको समझिए। इसमें क्या है कि एक नली ले लिया गया, कांच की क्या हो गई, नली। इस नली में दो इलेक्ट्रोड लगाया गया, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड वाला माइनस वाला होता है, एनोड वाला क्या होता है, प्लस वाला। अब इसको देखिए जोड़ दिया गया एक बैटरी से। जोड़ने का तरीका समझ लीजिए, ये माइनस से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन देख रहा है ना, ये ऐसे घूम के, मतलब घूम गया, मतलब ना यहाँ पर दो तार हैं, दो तार है, लेकिन तार आपस में जुड़े हुए नहीं है। एक ही, हाँ, एक के ऊपर से एक तार गया है, लेकिन आपस में, अब मान लो कि यही है तार, ऐसे हम ले गए हैं, तो क्या एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहा है? नहीं, अलग अलग है, तो एक ऐसे ही गए हैं। तो ये वाला तार देखिए, माइनस वाला कहाँ से आ रहा है, माइनस वाला जुड़ा है यहाँ पर आके, यहाँ पर, और ये टर्मिनल कहाँ से जुड़ा है, दिख रहे हैं, माइनस से, समझ रहे हैं। ये वाला आपका प्लस है, देखिए ये कहां से जुड़ा है आकर, ये आपका जुड़ा है किससे, एनोड से। तो जो प्लस से जुड़ा है वो क्या है, एनोड, जो माइनस से जुड़ा है वो कैथोड। इधर एक एमीटर लगा दिया गया विद्युत धारा को मापने के लिए कि इसमें धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धारा बहेगा तो तुरंत इसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा। बीच में
एक वोल्टमीटर लगाया गया है ये देखने के लिए कि कितना वोल्टेज हम इसमें दे रहे हैं, कितना वोल्टेज दे रहे हैं। ये है आपका वोल्टमीटर और ये है विभव विभाजक। विभव विभाजक का मतलब होता है कि जितने वोल्ट का बैटरी है, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए और जरूरत है 10 वोल्ट का, तो फिर कोई उपाय होना चाहिए कि 10 वोल्ट हम उसको मैनेज कर लें, 2 वोल्ट कहीं ना कहीं। तो विभव विभाजक इसलिए लगाया गया है कि अगर हमको थोड़ा कम वोल्टेज की आवश्यकता है तो इसकी सहायता से वोल्टेज को क्या कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं और 10 वोल्ट का जरूरत है तो 4 वोल्ट से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो विभव को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया गया है, विभव विभाजक। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच है। अब बताइए, स्विच को जैसे ही अभी हम पराबैंगनी प्रकाश किरण को मान लीजिए कि नहीं डाले हैं, ठीक है, नहीं डाले हैं। यहाँ पर जब यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो क्या यहां पर एमीटर में धारा दिखाई देगा, धारा प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मान लीजिए कि करंट तो यहां से पास करेगा, आपका ये भी पास करना यहां से जाएगा, लेकिन बीच में कहां कनेक्टेड है, ये तो टूट गया है बीच में परिपथ। तो क्या इसमें धारा बहेगा? धारा कब बहेगा? जब परिपथ पूरा होगा तब ना धारा बहेगा। तो यहां से जब बैटरी मान लीजिए कि आप जुड़े हैं तो माइनस वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहां से यहां तक नहीं जाएगा तब तक इसका परिपथ पूरा नहीं होगा। आप परिपथ पूरा नहीं होगा, धारा नहीं बहेगा। मतलब कि किसी भी तरह से अगर इधर वाले के इलेक्ट्रॉन को इसमें हम भेज दें तो परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा बहने लगेगा। इसी को कंफर्म करने के लिए इस जो प्रकाश प्रभाव है इसको कंफर्म करने के लिए यहां पर क्या किया गया, पराबैंगनी प्रकाश किरण डाला गया। और हम लोग पहले से जानते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश किरण डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, पराबैंगनी प्रकाश किरण में फोटॉन था, फोटॉन में ऊर्जा था, वो ऊर्जा इस धातु की पृष्ठ पर पड़ा और वो ऊर्जा कौन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, और उस ऊर्जा को लेकर क्या हो गया, निकल गया। जैसे ही ये निकला आगे की तरफ, इधर देखिए प्लस है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ना आवेश होता है, और हम लोग पहले लेसन में पढ़ लिए हैं कि प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करेगा। तो जैसे ही ये थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के निकला, ये क्या किया कि इसको आकर्षित कर लिया, आकर्षित करके फिर इसे प्रवाहित करा दिया, परिपथ पूरा हो गया, धारा बह गया। जब इस पराबैंगनी प्रकाश किरण को रोक दिया जाता था तब तो धारा नहीं बहता था। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश किरण को डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो निकल के बाहर आएगा, ये प्लस वाला इसको क्या कर लेगा, आकर्षित करके खींच लेगा और परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा बहने लगेगा। क्योंकि धारा का प्रवाह तो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही संभव है। धारा का प्रवाह किससे संभव है, इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जरूर इधर से इधर जा रहा है तो धारा बह रहा है, नहीं जाएगा तो इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि जब हम पराबैंगनी प्रकाश किरण को धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल दिया। यही घटना तो आपका है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसमें जो धारा बहता है ना, इसमें जो धारा बहता है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और जो धारा बह रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जब जब पराबैंगनी प्रकाश किरण को डालेंगे धारा क्या होगा, बहेगा। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी तीव्रता को बढ़ा दें, प्रकाश की तीव्रता को, तीव्रता समझते हैं चमक, प्रकाश की चमक को बढ़ाएं। तो जब प्रकाश की चमक को बढ़ाया गया, जैसे जब सूर्य उदय होता है ना सवेरे, तब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, उस समय चमक कम होता है, और दोपहर में चमक ज्यादा होता है, तीव्रता क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है ना, उसमें फोटोन की संख्या ज्यादा होती है। कम तीव्रता का प्रकाश होगा तो फोटॉन की संख्या भी क्या होगा, कम होगा। ज्यादा तीव्रता के प्रकाश में फोटॉन की संख्या ज्यादा, कम तीव्रता के प्रकाश में फोटॉन की संख्या कम। तो ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा, इसका मतलब फोटॉन भी ज्यादा आएगा, और फोटॉन जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगा इसको, और ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो
तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर बढ़ जाता है। उत्सर्जन का दर मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो क्या धारा नहीं बढ़ेगा? यहाँ पर बिल्कुल बढ़ेगा, धारा बढ़ जाएगा हमारा। तो इन्होंने ये एक और नया रिजल्ट निकाला कि अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। एक चीज कंफर्म हुआ, दो चीज यहाँ से कंफर्म हो गया। एक तो प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन जो घटना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें एक कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है क्योंकि धारा प्रवाहित हो जा रहा है। दूसरा क्या हुआ कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का दर बढ़ जा रहा है, माने जल्दी से निकल रहा है। जल्दी से इसलिए निकल रहा है क्योंकि ऊर्जा ना ज्यादा आ रहा है, ज्यादा ऊर्जा लेके ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। एक चीज ये कंफर्म हो गया। ये जो दिक् परिवर्तक यहाँ देख रहे हैं ना, दिक् परिवर्तक इसलिए उपयोग में लाया जाता है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर सके। मतलब कि माइनस वाला है ना, देखिए बैटरी की माइनस से जुड़ा है, देख रहे हैं यहाँ पर किससे जुड़ा है। अगर हम क्या करें कि इसको काट दें यहाँ से और इसको यहीं पर जोड़ दें, यहाँ पर इसको जोड़ दें यहाँ पर, तब तो हो गया उल्टा। अब एक इसमें आ गया, प्लस पे आ गया, एक इसमें आ गया। तो क्या अब पराबैंगनी प्रकाश किरण डालेंगे, अब अगर पराबैंगनी प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? निकलेगा। उसका तो गुण ही है कि धातु पर जब पराबैंगनी प्रकाश किरण पड़ेगा, फोटॉन का ऊर्जा लेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन क्या अब आसानी से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वहां पर? नहीं, आसानी से नहीं पहुंचेगा। कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर होता है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, दूर हटाएगा। लेकिन अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाए ना, तीव्रता को बढ़ाते जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो स्पीड में निकलेगा, तेजी से निकलेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। और जानते हो कौन इलेक्ट्रॉन पहुंचता है? जिसका जो है ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा है, वो पहुंच जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो फिर परिपथ पूरा, तो हल्का सा धारा बहेगा। हल्का फुल्का धारा क्या होता है? बहता है। अच्छा, एक चीज और जान जाओ, जब इसमें से इस धातु पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है ना, तो प्रकाश को कौन ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन। और अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आइंस्टीन ने बताया था कि जो फोटॉन है ना, तो फोटॉन अपना ऊर्जा बांटता नहीं है। एक फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, सबको नहीं देगा, सबको नहीं देगा, एक ही को देगा। दूसरा चीज कि फोटॉन जब इस पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, तो ऊर्जा लेने में और निकलने में बहुत देर नहीं लगाता है। तुरंत ऊर्जा लिया, तुरंत क्या हो गया? निकल गया। ये नहीं कि ऊर्जा ले लेगा सवेरे शाम को निकलेगा आराम से, ऐसा नहीं होता है। कोई समय पश्चाता नहीं होता है। तुरंत ऊर्जा लिया, तुरंत क्या हो गया? निकलना चालू हो गया। मतलब जैसे ही आप पराबैंगनी प्रकाश किरण डालेंगे ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है? शुरू हो जाता है। इन्होंने भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो बोलो, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, हाँ, तो सबको ना जाना चाहिए वहाँ पे, किसको? सबको तो बराबर ऊर्जा मिला। हाँ, वही हम बताने जा रहे हैं, वही हम बताने जा रहे हैं। तुम पूछ दिया, हम वही बताने जा रहे हैं कि सब काहे नहीं पहुंचता है। फोटॉन तो सब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है, लेकिन सब यहाँ पहुंच नहीं पाता है। हम वही बताने जा रहे हैं, हम वही अब बताने जा रहे थे। देखिए, जब फोटॉन आपतित होता है इस पर, तो अपनी ऊर्जा दे देगा संपूर्ण रूप से धातु को, और धातु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। इसका माने फोटॉन को ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और उसी ऊर्जा से ना बाहर निकलेगा। तो इसकी ऊर्जा दो जगह खर्च होती है, दो जगह। कुछ ऊर्जा तो निकलने में केवल खर्च हो जाएगा, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। याद करो, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए ना, वो क्या है? कार्यफलन। तो कुछ ऊर्जा तो खर्च कर दिया केवल कहां से? निकलने में। कुछ ऊर्जा कहां खर्च कर दिया? निकलने में। और बाकी जो ऊर्जा है उससे नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके बीच में एक और घटना होती है। देखिए, जो फोटॉन की जो ऊर्जा है ना, वो दो जगह खर्च होता है। कार्यफलन मतलब निकलने में, और दो जगह नहीं खर्च होता, तीन जगह खर्च होता है। बीच में कभी कभी टक्कर भी हो जाता है। और उसके बाद एक खर्च होता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। हम लोग का अगला हेडिंग यही है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर बता रहे हैं।
ऊर्जा कहां से मिला? फोटान से। फोटान से ऊर्जा मिला, उस ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्यफलन, कुछ ऊर्जा निकलने में खर्च कर दिया, जो शेष ऊर्जा बचा वो दो जगह खर्च होने की संभावना है। ये नहीं कह सकते कि सब का सब इलेक्ट्रॉन दो ही जगह ऊर्जा खर्च करता है। इलेक्ट्रॉन अगर बीच में किसी से टकरा गया तो कुछ ऊर्जा टक्कर में खर्च कर देगा, जो बचेगा उस ऊर्जा को लेकर के वो गति करके आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ऊर्जा मिला उसको 100 जूल, उदाहरण हम मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा फोटॉन से मिल गया, तो 100 जूल में मान लीजिए कि 20 जूल उसको जरूरी है कहां पर? केवल निकलने में। 20 जूल केवल कार्यफलन में जरूरी है, तो 20 जूल तो खर्चा कर दिया पहले ही निकलने में। अब कितना बचा? 80 जूल। 80 जूल। अब इस 80 जूल में अब उसके पास 80 जूल ऊर्जा है। अब इलेक्ट्रॉन को दो संभावनाएं हैं, हो सकता है कि बीच में किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से परमाणु से जाकर टकरा जाए, तो टकराएगा तो थोड़ा बहुत ऊर्जा वहां भी खर्च कर देगा। मान लीजिए टकरा कर खर्च कर दिया 40 जूल। कितना खर्च किया? अब कितना बचा? अब उसके पास गतिज ऊर्जा मात्र 40 जूल है। मात्र कितना है? 40 जूल। लेकिन कोई और भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी मान लीजिए 20 जूल खर्चा किया निकलने में, उसके पास कितना एनर्जी बचा है? वो मान लीजिए कि 20 जूल टक्कर में खर्चा किया, उसके पास कितना जूल है? तो इनसे तो ठीक है ना, 40 वाले से, तो इनसे कुछ दूर तक हो जाएगा। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टकराते ही नहीं हैं, टक्कर में ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं, सारा का सारा स्टोर करके रखते हैं कब? गतिज ऊर्जा में, और वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाता है वहां पर। समझ रहे हो? तो तुम लोग ऊर्जा लेके जाओगे यहाँ से तो रास्ते में छिड़ते हुए मत जाना, सारा का सारा ऊर्जा एक ही बार टक्कर में मत खर्च करो, गतिज ऊर्जा में लगा दो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ऊर्जा का अच्छा उपयोग करते हैं, थोड़ा सा ऊर्जा निकलने में खर्चा कर देगा और सारा का सारा कहां ले जाएगा? गतिज ऊर्जा में। वही इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सारा ऊर्जा किधर खर्च कर रहा है? वो फालतू में खर्चा कर रहा है। तो जब कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तभी तो धारा कम बह रहा है, अल्प मात्रा में धारा बहता है। एक चीज और है, हाई वोल्टेज विभव विभाजक हमारे पास है, थोड़ा सा वोल्टेज क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो माइनस की जो क्षमता वो बढ़ेगा ना, इसका पावर बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना ऊर्जा रहेगा ना, तो वो आने नहीं देगा अपने पास, क्योंकि बहुत तेजी से प्रतिकर्षण बल लगाएगा। बात समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, लेकिन कब? विपरीत करके, जो कैथोड था उसको प्लस से जोड़ दें। मैंने जो कैथोड पहले था उसको किससे जोड़ दिए हैं? प्लस से, हाँ, एनोड से। और जो माइनस था, जो प्लस था, उसको क्या बना दिए हैं? माइनस। उल्टा कर दिए हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचने देगा? लेकिन क्या एक ही बार रुक जाएगा? नहीं, थोड़ा सा विभव यहाँ पर कम रहेगा ना, तो हल्का फुल्का 2-4 गो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और थोड़ा सा अल्प मात्रा में क्या बहेगा? धारा बहेगा। लेकिन जैसे जैसे विभव को हम क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो तेजी से प्रतिकर्षित करेगा और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? रोक देगा। और जिस समय वो इलेक्ट्रॉन को रोक देगा उस समय धारा बहना बंद हो जाएगा। तो वह विभव जब इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में धारा बहना बंद हो जाए उसको बोलते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। तो निरोधी विभव जब रहेगा तो इसमें क्या धारा बहेगा? और उससे ज्यादा कितना ही विभव लगा देंगे इसमें धारा अब नहीं बहेगा। लेकिन विभव अगर निरोधी विभव से क्या है? कम है, तो हल्का फुल्का इसमें धारा क्या होगा? बहेगा। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्ट्ज और लेनार्ड ने। कोई समस्या इसमें? आइंस्टीन ने भी इसका व्याख्या किया है, आइंस्टीन ने अलग लेवल से इसका व्याख्या किया है। अब एक और इसमें एक्सपेरिमेंट था, हम कह रहे थे ना कि लेनार्ड और हालवाक्स, वो तो एकदम कुछ नहीं किए थे, ये सब ताम झाम सब कुछ नहीं था उनके पास। वो सिंपल किए थे, एक तरफ लगा दिया था एनोड, एक तरफ लगा दिया था कैथोड, इधर से यही तो बनाया ही था, सब ठीक है किए थे। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को आसान कर दिए थे, माइनस प्लस एक स्विच, काम खत्म। इतना ही सिंपल किए थे कि यहाँ प्रो लगा दिए थे, एमीटर लगा दिए थे। उद्देश्य तो उनका भी यही था कि हम ये कंफर्म कर ले कि यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसको जोड़ा था किससे? माइनस, इसको जोड़ा था प्लस से। और जब उसने यहाँ पर परावैंगनिक किरण, हालवाक्स और लेनार्ड का है ये, यहाँ पर जब परावैंगनिक किरणों को डाला गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे? निकलने लगे। स्विच को ऑन कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बताइए परिपथ पूरा होगा ना, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है,
ये प्लस वाला है, तुरंत इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, धारा बहने लगेगा। ये भी ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि बैटरी निकाल देंगे तब धारा बहेगा, तुम बताओ, बैटरी निकालेंगे धारा बहेगा? नहीं, धारा बहेगा ना, लेकिन बहेगा। बता रहे हैं कैसे बहेगा। अच्छा, इसमें ये मेन चीज समझो ना कि धारा बहता कब है। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा बहेगा, ठीक है। इस धातु के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है ना, भाई भले प्लस माइनस नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, और जब पराबैंगनी प्रकाश किरण पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ाएंगे, तो क्या यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इनके पास थोड़ी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो तेजी से निकलेंगे। और अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन में 200 को इलेक्ट्रॉन अगर इस सिरे तक पहुंच गया, जैसे कि अपना ऊर्जा टक्कर में खर्च नहीं करे, निकलने के बाद सारा का सारा गतिज ऊर्जा में खर्च कर दे, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच सकते हैं। हम एवरेज मान रहे हैं कि 100 में से अगर 200 को पहुंच गए तब तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, और यहां जब आएगा तो इसमें गति करेगा इलेक्ट्रॉन, और गति करेगा तो धारा बहेगा। तो धारा तो बहता है, लेकिन बड़ी अल्प मात्रा में धारा बहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में धारा नहीं बहता है, अल्प मात्रा में धारा बहता है। ये भी देख लो, बहुत देर तक बहते नहीं रहता है, थोड़ी देर के बाद से क्या होता है, रुक जाता है। तो बैटरी नहीं लगाने पर भी अल्प मात्रा में यहाँ पर धारा क्या होता है, बहता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ करता है कि जब हम पराबैंगनी प्रकाश किरण को डालते हैं किसी धातु पर तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तभी तो हमारा परिपथ पूरा हो रहा है और धारा बह रहा है। और अगर यहाँ पर बैटरी लगा दिए तब तो बस दाल में घी पड़ गया, नहीं जी, दाल में घी पड़ गया। अब तो माइनस हिले है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही माइनस वाला धक्का दे रहा है कि जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। इलेक्ट्रॉनों को माइनस वाला धक्का नहीं देगा ले आके इधर, तब तक ये भी गिर गया, आपतित प्रकाश इस पर आपतित हो गया, अब ऊर्जा ले ही रहा है, अब तो निकलना ही है, इधर प्लस वाला इंतजार कर रहा है, हम आकर्षित करने के लिए बैठे हैं, तुरंत परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा बहेगा। हाँ, तो उससे ज्यादा धारा इसमें बहेगा, धारा का मान यहाँ पर ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, कम होगा। तो लिखा जाए इसको। तो यहाँ दो शब्द आया है, एक तीव्रता है और एक आवृत्ति है। बात समझ रहे हैं? इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग खत्म करते हैं। तीव्रता और आवृत्ति समझो पहले ध्यान से। ये पराबैंगनी प्रकाश किरण है, थोड़ा सा इसको हम उल्टा जोड़ दें। अभी इसको हम जोड़ दे रहे हैं प्लस से ना, आई जुड़ेगा किससे, माइनस से, तभी ना प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पर पराबैंगनी किरण आ रहा है, तो उस पराबैंगनी प्रकाश किरण की कुछ न कुछ तीव्रता जरूर होगी और कुछ न कुछ आवृत्ति भी जरूर होगी। तो हमको लगता है कि इसमें कंफ्यूजन होता होगा, तीव्रता क्या है, आवृत्ति क्या है। देखो ध्यान से, अगर ये माइनस होता और ये क्या होता, प्लस, तो पराबैंगनी प्रकाश किरण गिरता, इलेक्ट्रॉन निकलता, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता प्लस वाला तुरंत उसको आकर्षित कर लेता, धारा अच्छे से बहता। लेकिन हम क्या किए हैं, विपरीत कर दिए हैं। इस कैथोड के सापेक्ष हम एनोड को भी क्या दिए हैं, ऋण विभव दिए हैं, इसको माइनस में कर दिए हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से पहुंच पाएगा, वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगा वही वहां तक पहुंचेगा। तो अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो धारा तो अल्प मात्रा में बहेगा। अब इसमें दो चीज आ रहा है कि अगर तीव्रता ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा होगा, भाई प्रकाश आ रहा है ना, तो आवृत्ति ज्यादा होगा तो यहां पर जो निरोधी विभव है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब निरोधी विभव क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए जितना विभव देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। ठीक, अब आवृत्ति ज्यादा हो जाएगा प्रकाश का, आवृत्ति माने न्यू, आवृत्ति क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आवृत्ति जब ज्यादा होगा ना, तो इस पे जो फोटॉन आ रहा है उसकी भी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान से समझना, आवृत्ति ज्यादा है तो इसके अंदर जो फोटॉन है उसकी भी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फोटॉन की ऊर्जा ई का सूत्र होता है h न्यू।
तो ये न्यू ज्यादा है तो ई भी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, न्यू बढ़ेगा। अच्छा हम लोग पहले लिखे भी थे ई समानुपाती न्यू, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा ना। तो हम तो कह रहे हैं कि आवृत्ति बढ़ रहा है, मैंने जो आप प्रकाश किरण आ रहा है ना उसकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो फोटान की ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और फोटान की जब ऊर्जा ज्यादा होगी और वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन के पास जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो तेजी से निकलेगा, तेजी से निकलेगा तो पहुंच जाएगा आराम से। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास माने यहाँ प्रकाश जो आपतित हो रहा है इसकी आवृत्ति ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जो कि लिखा गया है, समझे। उसके बाद एक शब्द लिखे हैं हम कि इसका तीव्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब निरोधी विभव तीव्रता पर प्रभावित नहीं होती है, तीव्रता से प्रभावित नहीं होती है। अब ये तीव्रता क्या है, तीव्रता मतलब प्रकाश का चमक, तीव्रता मतलब प्रकाश का चमक। तो जिस प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, ध्यान देना, उसमें फोटान ज्यादा होते हैं, उसकी ऊर्जा ज्यादा नहीं होती है, ध्यान समझना। आवृत्ति के ज्यादा होने पर फोटान की ऊर्जा ज्यादा होती है, और तीव्रता के ज्यादा होने पर फोटान की संख्या ज्यादा होती है। कुछ समझ आ रहा है, तीव्रता ज्यादा होगा तो फोटान की संख्या ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा होगा तो फोटान की ऊर्जा ज्यादा होगी। और हम पहले ही बता दिए हैं, आइंस्टीन ने बताया था, कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन को अपना सारा ऊर्जा दे देता है। तो फोटान के पास जब ऊर्जा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को देगा भी तो ज्यादा ऊर्जा दे देगा, तो ज्यादा ऊर्जा देगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा। लेकिन मान लें कि 100 से 200 फोटान, हम तीव्रता बढ़ा दिए केवल 500 फोटान गिर रहे हैं, लेकिन उसका ऊर्जा कम है, तो अब कहाँ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा। तो क्या तीव्रता के कारण निरोधी विभव प्रभावित होगा, नहीं होगा। तीव्रता मतलब चमक, तीव्रता मतलब, अब मान लो हमसे लड़ाना हो किसी को, अब उदाहरण बता रहे हैं, हम मान लो इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो एगो खली को भेज दो। अरे खली नहीं समझते हो, खली जो WWE का फाइटर है, और अंडरटेकर को भेज दो, वो तो हमको दोनों टांग के लेके चल जाएंगे, चल जाएगा ना, अकेले लेके चल जाएगा, क्योंकि वो फोटान है, हम इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, टांग के लेके चल जाएगा। लेकिन 2-2 साल के छोटे छोटे बच्चों को 50 को भेजो, 50 को रहे 2-2 साल के छोटे छोटे बच्चे, उठा के लेके चल जाएंगे। कारण क्या है, वहां फोटान की संख्या ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा नहीं है। और खली के टाइम में फोटान कम है लेकिन ऊर्जा उसके पास ज्यादा है। तो आवृत्ति के बढ़ने पर फोटान की ऊर्जा बढ़ती है। अब फोटान की ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा। अगर वो टक्कर में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करे तब, तो हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि अपनी ऊर्जा टक्कर में खर्च नहीं कर रहा है, तो कुछ ऊर्जा से वो निकलेगा और शेष ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में लेके निकलेगा। अब तीव्रता बढ़ेगा तो संख्या बढ़ रहा है, क्या इसके ऊर्जा में कहीं तीव्रता आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तीव्रता से कोई मतलब ही नहीं, तीव्रता को हम लोग आई से दिखाते हैं, इंटेंसिटी आई से दिखाते हैं, इसमें आई है नहीं, इसमें क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तो निरोधी विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा हमको वोल्टेज देना पड़ेगा रोकने के लिए, और तीव्रता के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन एक चीज है, तीव्रता अगर बढ़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलेगा। तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या कर लेगा, जब इसको आने ही नहीं देगा तो कितनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही कह रहा ना 50 को बच्चों को भेज दो छोटे छोटे 2 साल के, तो टांगे लेके चल जाएगा। सहयोग आ जाएगा तो नहीं ले जाएंगे, वो अपने मारामारी करेंगे सब। सही बात, अपने मारामारी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने में टकरा टकरा के ऊर्जा क्या करता है, खर्च कर देता है। इस तरह आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव बढ़ जाता है, और तीव्रता बढ़ने से नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बढ़ता है ना घटता है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, 2 हेडिंग और बचा है। हाँ लिखने वाला काम खत्म हो गया है, जो कुछ बचा रहेगा तो कल